हेलो बच्चों। हमने कहा ए ड्राइविंग फोर्स कितना खींच रहा है, कौन सा फोर्स खींच रहा है इसको, तो इसको खींच रहा है m डैश g। यही तो ड्राइविंग फोर्स है। डिवाइड बाय टोटल मास, कितना हो टोटल मास, m डैश प्लस m प्लस स्मॉल m टोटल मास हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बार आया है, अलग अलग एग्जाम में देखा गया है, तो याद कर लें इसको बेटा। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, ठीक है ना। हेलो प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से फिजिक्स वाला के अपने चैनल में। और इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है बेटा स्यूडो फोर्स। स्यूडो का मतलब है समथिंग विच इज नॉट रियल, एक ऐसा फोर्स जो रियल में नहीं होता है। और जो रियल ना हो वो क्या होता है, जो रियल ना हो, एक बच्चा बोला जो रियल ना हो सर वो ना रियल होता है तो जो रियल ना हो वो होता है इमेजिनरी। समथिंग विच इज नॉट रियल इज अ सूडो फोर्स। तो यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर एक ऐसा फोर्स जो है ही नहीं उसको क्यों लगा रहे हैं। अच्छा अगर लगा रहे हैं तो ठीक है, अब तक क्यों नहीं लगाया। अगर अब तक नहीं लगाया लेकिन फिर भी लगाना पड़ रहा है, मतलब कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं। तो कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं, जब लगाते हैं तो कितना लगाते हैं और किस डायरेक्शन में लगाते हैं, आज इन सब बातों से हम करेंगे पर्दाफाश। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत मजेदार लेक्चर जिसका नाम है सूडो फोर्स। लो बच्चों, आपके सामने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हम रखते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ सूडो फोर्स। हमें एक झूठा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, हमें एक ऐसा फोर्स जो रियल ये है ऑब्जर्वर नंबर 2 और ये है हमारा ऑब्जर्वर नंबर 3। ऑब्जर्वर नंबर 3 को तो आपने पहचान लिया होगा, ये है हमारा बाला, ये है हमारा बाला। अब बच्चों जो ओवन है, जो ये ओवन बच्चा है ये रेस्ट में बैठा है बेटा, रेस्ट में है, ठीक है। जो O2 है, ऑब्जर्वर O2 है, ये बॉक्स की तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है। अच्छा भाई, और जो बाला है, जो बाला है ये जा रहा a एक्सेलरेशन के साथ। बाला के पास एक एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू है कितनी, a के बराबर। अच्छा भाई, मिस्ट्री बॉक्स आराम से रेस्ट पे रखा हुआ है, मिस्ट्री बॉक्स आराम से रेस्ट पर रखा हुआ है। तो अगर मिस्ट्री बॉक्स पे लगने वाले फोर्सेस देखें तो एक तो उसका वेट होगा mg और दूसरा उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे और नेट फोर्स इस पर आ रहा होगा 0। यहां तक तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब हमने इन तीनों ऑब्जर्वर O1, O2 एंड O3, इन तीनों ऑब्जर्वर को कुछ ऑब्जर्व करने के लिए कहा और न्यूटन के लॉज लगाने के लिए कहा। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले O1 को हमने बोला कि भैया तुम्हें इस बॉक्स की कितनी एक्सेलरेशन दिख रही है, तुम रेस्ट पर हो, बॉक्स भी रेस्ट पर ही है, तुम रेस्ट पर हो, बॉक्स भी रेस्ट पर ही है। तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या बॉक्स चलते हुए दिख रहा है तुम्हें, नहीं। He said मुझे इस बॉक्स की एक्सेलरेशन 0 दिख रही है। बहुत अच्छा, फिर हमने उससे पूछा तुम्हें इसके ऊपर कितना नेट फोर्स दिख रहा है। उसने कहा mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, मुझे नेट फोर्स 0 दिख रहा है। फिर हमने कहा बहुत अच्छे, आपको ये दिख रहा है तो चलो आप न्यूटन का सेकंड लॉ इसके ऊपर लगा के दिखाओ। तो थोड़ा लगा देते हैं। इसने बोला एफ नेट कितना है, 0 है, मास कितना है, m है, एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। 0 बराबर 0 आ गया, LHS में भी 0, RHS में भी 0, 0 बराबर 0 आ गया।
ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, इज वेरी हैप्पी। ठीक है, कि इसने सफलतापूर्वक न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया है एंड ही इज हैप्पी। ठीक है, आइए अब O2 की बात करते हैं। O2 चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो हमने O2 से पूछा कि भैया तुम्हें इस बॉक्स का कितना एक्सेलरेशन दिख रहा है। तो O2 ने कहा कि मुझे बॉक्स मेरी तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आता दिख रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन मुझे नहीं दिख रही। मुझे बॉक्स मेरी तरफ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिख रही। तो एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा भैया तुम्हें कितना फोर्स दिख रहा? तो बोलेगा नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, नेट फोर्स 0। हमने कहा न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दो, तो उसने फिर से 0 बराबर 0 कर दिया और न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया। सफलतापूर्वक LHS RHS दोनों में 0 आ गया, सफलतापूर्वक उसने न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया है, इसलिए अगेन ही इज हैप्पी। अब बारी आई हमारे प्यारे बाला की। तो बाला को हमने कहा कि भैया तुम्हें इस बॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी दिख रही है? तो बाला ने कहा कि भैया मैं जा रहा हूं A से और मुझे बॉक्स मेरी तरफ A से आता हुआ दिख रहा है। मुझे बॉक्स मेरी तरफ A एक्सेलरेशन से आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है रिलेटिव। ठीक है, तो बाला अपने आप को रेस्ट पे मानेगा और वो कहेगा कि मुझे बॉक्स मेरी तरफ A एक्सेलरेशन से आता हुआ दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तो वो कहेगा कि मुझे एक्सेलरेशन दिख रही है A, किस डायरेक्शन में? कहेगा मुझे लेफ्ट में A एक्सेलरेशन दिख रही है। फिर हमने बाला से पूछा कि भाई तुम्हें फोर्स कितना दिख रहा है? तो उसने बोला मुझे mg नीचे n ऊपर, mg नीचे n ऊपर दिख रहा है, नेट फोर्स 0 दिख रहा है। ओके भाई, नेट फोर्स 0 दिख रहा है। फिर हमने कहा कि भैया न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दो, तो उसने बोला देखो F नेट 0, एक्सेलरेशन A कहां? लेफ्ट में है। ये क्या हुआ भाई? LHS में आ गया 0, RHS में आ गया MA, ये तो न्यूटन लॉ फेल हो गया। बाला न्यूटन लॉ नहीं लगा पा रहा है, बाला के लिए न्यूटन लॉ काम नहीं कर रहा है, बाला इज सैड। ठीक है, ये क्या हुआ? न्यूटन लॉ फेल हो गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है? कुछ ऐसे ऑब्जर्वर्स हैं जिनके लिए न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होते, और कुछ ऐसे ऑब्जर्वर्स हैं जिनके लिए न्यूटन लॉज वैलिड होते हैं। तो वो ऑब्जर्वर्स या वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, एक ही बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर्स या फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस जिनके लिए न्यूटन लॉज होते हैं वैलिड, उनको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, और जिनके लिए न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होते वो हो जाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है ना? तो अब यहां पर हम कहें तो हम कह सकते हैं O1 एंड O2 कौन है? O1 एंड O2 है इनर्शियल फ्रेम्स। और इनके लिए न्यूटन लॉज क्या है? वैलिड है, दे आर हैप्पी। O3 क्या है? O3 एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और इसके लिए न्यूटन लॉ क्या है? वैलिड नहीं है। न्यूटन लॉज आर इनवैलिड, इसके न्यूटन लॉज क्या है? इनवैलिड है। तो अब क्या करें? अच्छा, पहली बात तो हम पहचानने की कोशिश करते हैं कौन से फ्रेम्स इनर्शियल होते हैं, कौन से नॉन इनर्शियल होते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ यहां पे नोट्स बनाते हैं। पहले हम लोग, हमने क्या कहा? डेफिनेशन बताई सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम्स की और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स की। जिनके न्यूटन लॉज वैलिड हैं वो इनर्शियल फ्रेम्स हैं। फिर हमने कहा कि देयर इज नो परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम, कि परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम कोई भी नहीं होता है।
ठीक है ना। यूनिवर्स के अंदर कोई भी परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम नहीं है, सभी चल रहे किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ, कोई भी परफेक्ट इनर्शियल फ्रेम नहीं होता है। लेकिन जो ग्राउंड है, जो अर्थ है, अर्थ इज नियरली एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ नियरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और यह पाया जाता है कि न्यूटन लॉज आर फेयरली वैलिड, मतलब काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ दे आर फेयरली वैलिड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पर बैठकर आप न्यूटन लॉ लगा पा रहे हैं, फेयरली वैलिड है। ग्राउंड एक लगभग इनर्शियल फ्रेम है, 100% नहीं लेकिन 99.999% वैलिड है। जो उसमें एक्यूरेसी आती है वो काफी हद तक हमारी मैच करती है। विदाउट एनी प्रॉब्लम्स आप ग्राउंड को इनर्शियल फ्रेम मान सकते हो आपकी सारी कैलकुलेशंस के लिए, और मानते आए भी हैं अभी तक। हम लोग न्यूटन लॉ लगाते भी आए हैं अभी तक। इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, सूडो फ्रिक्शन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, और सब जगह पर जितने भी एग्जांपल लिए ग्राउंड पर बैठकर हमने सॉल्व किया, और उन सभी क्वेश्चंस के अंदर हमने सूडो फोर्स की चर्चा नहीं करी और न्यूटन लॉज को बिंदास लगा दिया। ठीक है ना। ओके, तो ग्राउंड लगभग हम क्या मान के चलेंगे, अब इनर्शियल मान के चलेंगे। टेक्निकली टू बी very accurate, nothing is perfectly inertial, but approximately, with a very good approximation, earth surface is inertial. Okay, आगे बढ़ते हैं। Any frame of reference which is either at rest or moving at constant velocity with respect to an inertial frame is also inertial. हम कह रहे हैं, देखो हमने यहां पर इस चीज को देखा कि O1 और O2 दोनों इनर्शियल थे। ग्राउंड हमने कहा इनर्शियल है। अब O1 क्या था, O1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर था, और O2 क्या था, O2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। तो एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम व्हिच इज ग्राउंड इन दिस केस इज ऑल्सो इनर्शियल। मतलब ये दोनों भी क्या होंगे, इनर्शियल होंगे। मतलब इनके लिए भी न्यूटन के लॉज वैलिड होंगे, इनके लिए न्यूटन लॉज क्या होंगे बेटा, वैलिड होंगे। ओके जी। But any frame of reference which is accelerated with respect to inertial frame is non-inertial, and Newton laws are not valid in these frame of references. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा frame of reference है जिसके अंदर एक एक्सेलरेशन है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन है, वो नॉन इनर्शियल होगा, और उसके लिए न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होगा। बाला ने लगाने की कोशिश करी और असफल हो गया। ठीक है, तो अब क्या करा जाए। देखो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको कहा जाएगा लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से जा रही है, गाड़ी एक एक्सेलरेशन से जा रही है, एक्सेलरेट कर रही है या रिटार्ड कर रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी वाले केसेस तो कम ही आएंगे। ठीक है, हमेशा आपको काफी हद तक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस मिलेंगे इन रियल लाइफ। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो आप न्यूटन लॉज नहीं लगा पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब तक आप ग्राउंड पर बस बैठे नहीं हुए हैं, उसको छोड़ के बाकी सारे केसेस के अंदर आप तो न्यूटन लॉ लगा ही नहीं पाएंगे। तो देयर हैज टू बी सम मेथड, ठीक है, जिसकी वजह से जिसको लगाकर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में भी न्यूटन लॉज को लगा पाए। तो वो मेथड है क्या, सूडो फोर्स। वो मेथड है बेटा क्या, सूडो फोर्स। ठीक है ना। तो हमने कहा कि भैया क्या प्रॉब्लम हो रही है बाला को प्रॉब्लम ये हो रही है कि राइट हैंड साइड में क्या है, एमए है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 0 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी एमए आ गया, तो एमए बराबर एमए होगा, न्यूटन लॉ लग जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में होता है फोर्स, मतलब हमें फोर्स लगाना पड़ेगा यहां पर एक लेफ्ट साइड में, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, ma। मतलब कि बाकी सब कुछ तो बाला वो ही करे जो कर रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स कितना, ma लेफ्ट की तरफ लगा दे,
तो उसका काम बन जाएगा। तो हमें अगर बाला कहे कि इस तरफ मैंने एक ma का फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिया है, इस तरफ मैंने एक ma का फोर्स एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो अब बाला क्या कहेगा, मुझे एक्सेलरेशन दिख रही है, मुझे एक्सेलरेशन दिख रही है a लेफ्ट में, फोर्स दिख रहा है ma लेफ्ट में, और ma बराबर ma होगा लेफ्ट में, फोर्स भी लेफ्ट में, एक्सेलरेशन लेफ्ट में, ठीक है। और ma बराबर ma हो गया तो O3 क्या हुआ, बहुत बहुत हैप्पी, बहुत हैप्पी हो गया है ये, ठीक है, क्योंकि अब ये सूडो फोर्स को लगाकर न्यूटन लॉ को लगा पा रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठकर भी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं जब उनके सामने क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं जब उनके सामने क्वेश्चन आता है, तो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर सूडो फोर्स लगेगा, क्या इस क्वेश्चन के अंदर सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन अपने आप में अधूरा है, ये क्वेश्चन अपने आप में अधूरा है। क्यों, सूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा डिपेंड कर रहा है कौन देख रहा है, डिपेंड कर रहा है कौन देख रहा है। अगर आप उस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर सॉल्व करना चाहते हो जिसके पास एक एक्सेलरेशन है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो सूडो फोर्स लगेगा। और अगर आप उसको ऐसे फ्रेम में बैठकर देखना चाहते हो जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, या तो वो रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस केस में सूडो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं बिकॉज बच्चा क्वेश्चन पूरा नहीं पूछता। जिस दिन बच्चे ने पूछा सर लिफ्ट जो एक्सेलरेटेड है, लिफ्ट के फ्रेम में सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, तो बच्चे को आंसर खुद ही मिल जाएगा। अगर वो एक्सेलरेटेड है तो हां लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेटेड नहीं है तो नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूरा पूछोगे तो आंसर खुद ही पहुंच जाओगे। क्वेश्चन ठीक कर लो अपना, ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक कर लिया तो आंसर तक खुद ही पहुंच जाओगे बेटा, ठीक है। तो अगली बारी जब ये सोचना, ये पूछना कि सूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, तो साथ में क्या पूछना है कि आप किस फ्रेम में बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हो, ग्राउंड पर बैठकर या फिर फ्रेम को चेंज करके एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाकर। आई बात समझ में आपको? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बढ़ते हैं आगे, और हमने न्यूटन लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने के लिए सूडो फोर्स को लगाया, एक फोर्स इमेजिन करा। हालांकि इस फ्रेम में वो फोर्स एक रियल फोर्स की तरीके से प्रतीत होगा जो बेसिकली इसको चलाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है ना। इसके लिए एक रियल फोर्स होगा ma, एक रियल फोर्स इसलिए काम कर रहा, एक ma फोर्स लग रहा होगा जो उसको इधर खींच रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, ठीक है, ओके। चलिए बहुत शानदार, बढ़ते हैं आगे। तो हमने कहा कि सूडो फोर्स क्या होता है। सूडो फोर्स एक्ट्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ओनली टू मेक न्यूटन लॉज वैलिड। उन फ्रेम्स में भी न्यूटन लॉज को वैलिड करने के लिए हमें सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास लेना है, बाला का मास मत डाल देना। बाला इज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मास नहीं डालना है। किसका मास डालना है? आपको ऑब्जेक्ट का मास डालना है। इट्स मैग्नीट्यूड इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन लेनी है ऑब्जर्वर की और मास लेना है ऑब्जेक्ट का। मास लेना है ऑब्जेक्ट का जिस पर लगा रहे हो। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर सूडो फोर्स लगा रहे हो। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो देख रहा है, जिसकी वजह से आपको लगाना पड़ रहा है, ठीक है। नाउ इट्स डायरेक्शन, इट्स मतलब सूडो फोर्स की, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट its direction is opposite to the direction of the acceleration of the observer. Direction of the acceleration of the observer, velocity नहीं है, velocity के अपोजिट नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको देखना है ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन किधर है, उसके उल्टी डायरेक्शन में आपको सूडो फोर्स लगाना होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, मजेदार। आगे बढ़ते हैं। In non-inertial frames, it can be treated or felt as a real force. Non-inertial frames में it can be treated or felt as a real force. अब feeling की अगर मैं बात करूं
तो वापस हम आते हैं अपने उन एग्जांपल्स के ऊपर। मान लिया आप एक बस में हो और बस सडनली एक ब्रेक लगा देती है, या ब्रेक लगा थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपके लिए, बस एक्सेलरेट करती है, रेस्ट पर थी सडनली एक्सेलरेट करती है। अगर बस सडनली एक्सेलरेट करती है इस डायरेक्शन में तो आपको पीछे की तरफ जर्क फील होता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब आप खुद को जर्क क्यों फील हो रहा है पीछे की तरफ, ये एक्सप्लेन करने के लिए बस के फ्रेम में आपको बस रुकी हुई दिखेगी, लेकिन आपको फील होगा कि आप पीछे की तरफ गिरते चले जा रहे हो, पीछे की तरफ जाते चले जा रहे हो, तो आपको जो फोर्स फील हो रहा होगा पीछे की तरफ, वो बेसिकली सूडो फोर्स है, एंड आपको एक रियल फोर्स के तरीके से वो प्रतीत हो रहा होगा, फील हो रहा होगा। वहीं पर ग्राउंड पे बैठा हुआ बंदा कहेगा ही नहीं कि आपको सूडो फोर्स लग रहा है, वो कहेगा कि आपके पैर आगे निकल रहे हैं, आपका ऊपर वाली बॉडी वहीं पे रुकी हुई है। इनर्शिया के हिसाब से वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, जो हमने किया भी था न्यूटन लॉस के हमारे टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलिए भाई अब जो सूडो फोर्स होता है ना, इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, समझ तो नहीं सकते, देख सकते हैं, ठीक है। और वो तरीका है ग्रेविटी में आने वाला बदलाव, वो तरीका है ग्रेविटी में आने वाला बदलाव, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मान लिया हम कह रहे हैं कि हम किसी व्हीकल के अंदर चले जाते हैं, और ये व्हीकल कहीं भी जा सकता है, राइट भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेफ्ट भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। तो सपोज कर रहे हैं कि ये कहीं पर राइट में मान लिया जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, ठीक। तो अगर हम इसके अंदर की चीजों पे बात करें, इसके अंदर की चीजों की बात करें, तो उन चीजों के ऊपर हम कहेंगे नीचे तक ग्रेविटी लग रहा है, mg फोर्स, और दूसरा एक सूडो फोर्स उल्टा करके करना पड़ेगा, m इंटू ए, उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा, इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। और इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, हम कह सकते हैं अब वो क्या है, m इंटू जी इफेक्टिव कह सकते हैं एक तरीके से। हम कह रहे हैं अब क्या, हम कह रहे हैं कि इस बॉक्स के अंदर, इस व्हीकल के अंदर ग्रेविटी ही बदल गई है, ग्रेविटी ही बदल गई है। वी आर सेइंग दैट ग्रेविटी हैज बीन चेंज्ड, वी हैव क्रिएटेड अ ग्रेविटी। बेसिकली दिस इज हाउ द ग्रेविटी इज क्रिएटेड इन बिग स्पेस स्टेशंस, अगर आपको वहां पे क्रिएट करनी है तो, बिकॉज वहां पे वेटलेसनेस होती है, वहां पे वेटलेसनेस होती है, एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट ग्रेविटी बाय रोटेटिंग द स्पेस सैटेलाइट। इफ द स्पेस सैटेलाइट इज रोटेटेड, तो वहां पर एक एक्सेलरेशन होती है जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और वो वहां पर इफेक्टिव ग्रेविटी काम करती है। फिलहाल मैं आपको इतना दूर तक लेकर नहीं जाता हूं, पहले पास में बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों की बात करते हैं, धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर हम आपको कुछ और इसके बारे में समझाएंगे। फिलहाल लेट्स नॉट गो इनटू द आर्टिफिशियल ग्रेविटी थिंग, ठीक है, एंड लेट्स कम बैक हियर। वी आर सेइंग दैट द ग्रेविटी हैज बीन चेंज्ड, और इसमें रखी गई सारी चीजें इस तरीके से टिल्ट होना शुरू हो जाएंगी, और उनको ग्रेविटी अब तिरछी फील हो रही होगी, ठीक है ना। तो या तो आप कहोगे कि सूडो फोर्स लग रहा है, या वो ग्रेविटी टिल्ट हो रही है, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बातें हैं। और सिंपल सी बात यह है कि आप इफेक्टिव ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। माइनस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उल्टा कर ऐड कर रहे हैं, हम यहां पर उल्टा कर ऐड कर रहे हैं ना जी के अंदर, तो उल्टा करके ऐड मतलब माइनस करना, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो, जी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ ए वेक्टर, दैट इज इफेक्टिव ग्रेविटी। अभी क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है कि हम यहां पर क्या कह रहे हैं, हम यहां पर क्या कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं आगे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। लिफ्ट के अंदर एक बालक है, लिफ्ट के अंदर एक बालक है, और कहा जा रहा है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट द फीट ऑफ द मैन इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए। मैन का कुछ मास भी ले लेते हैं हम, लेट अस से मास ऑफ द मैन इज स्मॉल m एंड द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। तो इसके पैरों पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसके पैरों के ऊपर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये आपको बताना है। उस ग्राउंड ने उस पर कितना फोर्स लगाया हुआ। अभी कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी में बोल सकते हैं सर नॉर्मल होगा mg, नहीं,
तो पहले सोचकर ये बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा कि नॉर्मल रिएक्शन घटेगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा कि नॉर्मल रिएक्शन घटेगा। जब ये लिफ्ट ऊपर भागेगी नॉर्मल बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा। तो बेटा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, लिफ्ट के ऊपर जाने से नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चा लोग, बहुत शानदार, जानदार, मजेदार। आइए इसमें एक तो mg नीचे लगेगा, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। अब ये आदमी, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। सबसे पहले मैं कर रहा हूं इसको किसमें, ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि अब तक आप ग्राउंड फ्रेम करते हुए आ रहे हो ना, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम में करते हैं। ग्राउंड फ्रेम का मतलब क्या है, एक बच्चा बाहर बैठा है और वो इसको देख रहा है। एक बच्चा बाहर बैठा है ग्राउंड पे और वो इस आदमी को देख रहा है। इस बच्चे के लिए ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, आदमी ऊपर जा रहा है। इस बच्चे के लिए लिफ्ट ऊपर जा रही है, आदमी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। इस आदमी की एक्सेलरेशन कितनी है, ए है, क्योंकि लिफ्ट के साथ साथ वो ऊपर जा रहा है। तो वो ये आदमी ग्राउंड फ्रेम में बैठा हुआ आदमी क्या करेगा, वो न्यूटन लॉज लगाएगा नहीं लगाएगा। ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी कहेगा ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर m इंटू ए। आई बस समझ में। दैट मींस नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, mg प्लस ए होगा। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। यह है ग्राउंड फ्रेम के अंदर कैलकुलेशन करने का तरीका। अब बात करते हैं बेटा लिफ्ट फ्रेम की। मतलब लिफ्ट में ही आप एक आदमी को बिठाना चाहते हैं। तो हमने कहा कि देखो ये आदमी यहां है और एक और आदमी को हमने यहां बिठा दिया, हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन के साथ। हमने इसका एफबीडी बनाया, तो क्या बनाया, इस बंदे ने एफबीडी क्या बनाया होगा, ठीक है। तो अब देखो इस पर mg नीचे लगाया होगा, नॉर्मल ऊपर लगाया होगा, और इस आदमी ने, मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए इसके ऊपर एक सूडो फोर्स भी लगेगा, और वो सूडो फोर्स इसकी एक्सेलरेशन से उल्टा लगेगा। मतलब नीचे की तरफ m इंटू ए सूडो फोर्स रहेगा। तो नॉर्मल ऊपर है, mg ma नीचे, mg ma दोनों क्या है, नीचे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर है, ठीक है। और इस आदमी को ये रेस्ट पर नजर आएगा, पूरी की पूरी लिफ्ट नजर आए, रेस्ट पर, लिफ्ट के फ्रेम में लिफ्ट रेस्ट पर होगी, लिफ्ट के फ्रेम में लिफ्ट रेस्ट पर होगी, लिफ्ट के फ्रेम में लिफ्ट रेस्ट पर होगी। और हम क्या बोल पाएंगे, हम बोल पाएंगे नेट फोर्स 0 है, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स n, नीचे वाला फोर्स mg प्लस ma। कितना आया, अच्छा जी। अब तीसरा मेथड देख लो, मेथड नंबर 3। ये था मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, इफेक्टिव ग्रेविटी। हम कह रहे जब लिफ्ट जा रही है ऊपर विद एन एक्सेलरेशन a, तो लिफ्ट के अंदर ग्रेविटी बदल चुकी है। कितनी ग्रेविटी है, g माइनस ए वेक्टर, मतलब a को उल्टा कर g में ऐड करना है, a को उल्टा कर g में ऐड करना है। तो उल्टा करा, a ऊपर था ना, नीचे की तरफ a जोड़ दिया इसमें। अब g और a सेम डायरेक्शन में आ गए, तो इफेक्टिव ग्रेविटी कितनी हो जाएगी बेटा, इफेक्टिव ग्रेविटी हो जाएगी कितनी, g प्लस a हो जाएगी। अब क्या एफबीडी बनेगा, अब हमारा एफबीडी कुछ इस प्रकार बनेगा। लिफ्ट के फ्रेम में हमें लिफ्ट रेस्ट पर नजर आ रही होगी, और हम कह रहे हैं इस पर जो वेट लग रहा है वो कितना है, m इंटू जी इफेक्टिव, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये रेस्ट पर है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, m इंटू जी इफेक्टिव होगा, और जी इफेक्टिव कितना है, g प्लस a है। आप तरीका जो मर्जी ले लो, देखो आंसर सेम आ रहा है। बेसिकली होता क्या है, एक्सेलरेशन जो क्वांटिटी होती है वो रिलेटिव होती है, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग होती है, लेकिन जो फोर्स होता है वो एब्सोल्यूट होता है, वो हर फ्रेम में सेम होता है। नॉर्मल रिएक्शन जो है वो है, देखे जो मर्जी, ऑब्जर्वर के बदलने से नॉर्मल थोड़ा बदल जाएगा, m थोड़ा बदल जाएगा, बट F बराबर ma में a बदल गया, F अगर नहीं बदला तो गड़बड़ हो जाएगी। F बराबर ma में a बदल गया, अगर F नहीं बदला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो बदलने के लिए फ्रेम को चेंज करने पर
जब तक ग्राउंड फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं है, सूडो फोर्स में क्या। बट जैसे ही फ्रेम चेंज किया और आपने ए को चेंज किया तो यू मस्ट हैव अ मेथड टू चेंज एफ एज वेल। तो एफ को चेंज करने के दो तरीके बताए। पहला तरीका क्या है हमारे पास, या तो आप सूडो फोर्स लगा दो। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, या तो आप ग्रेविटी चेंज कर दो और इफेक्टिव ग्रेविटी को ले आओ। ठीक है, ऑल राइट, समझ में आया आपको, बढ़िया से क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक है, आइए। ओके, तो यहां पर क्या है, वेरी फेमस क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल टिल्टेड बाय द पेंडुलम इफ द कार इज एक्सेलरेटेड एट अ यूनिफॉर्म रेट ए। ये एक एक्सेलरेशन से आगे जा रही है और इसमें एक पेंडुलम लगा था, बट जब ये कार आगे जाएगी तो पेंडुलम कुछ टेढ़ा हो जाएगा। जब कार आगे जाएगी तो पेंडुलम कुछ टेढ़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि पेंडुलम कितना टेढ़ा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि पेंडुलम कितना टेढ़ा हो जाएगा। आइए इसको भी हम अपने उन तीनों मेथड से लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले लगाते हैं मेथड नंबर 1, ग्राउंड फ्रेम। मेथड नंबर 1, ग्राउंड फ्रेम। नाउ ग्राउंड फ्रेम में जो ये ब्लॉक है इस पर एक तो mg लगाना पड़ेगा, दूसरा इस पर एक तो टेंशन लगानी पड़ेगी और कोई फोर्स इस पर नहीं लगेगा, सूडो फोर्स नहीं लगेगा। ग्राउंड फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, और ग्राउंड फ्रेम में ये पूरी कार आगे जा रही है ए से, तो ग्राउंड फ्रेम में ये भी आगे जाएगा ए से। ग्राउंड फ्रेम में ये भी आगे जाएगा ए से। ठीक है बच्चा, समझ में आया तुमको? आइए, हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल से टिल्ट कर गया। ठीक है, तो जो ये एंगल थीटा है ना, वही तो एंगल थीटा ये भी होगा भाई। अगर थीटा से टिल्ट किया है ये, तो ये एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, तो टी के होंगे बेटा दो टुकड़े, एक होगा बेटा टी कॉस थीटा, एक होगा बेटा टी साइन थीटा। ठीक, अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब टी कॉस थीटा बराबर mg होगा, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स होगा। और राइट साइड ए एक्सेलरेशन है, राइट साइड जो है वो ए एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि जो राइट में लगने वाला फोर्स है, हम कहेंगे जो राइट में लगने वाला फोर्स है कितना, टी साइन थीटा, किसके बराबर है, ये m इंटू ए के बराबर है। सो टी कॉस थीटा बराबर mg, टी साइन थीटा बराबर ma। दोनों को करेंगे डिवाइड तो हमें मिलेगा tan थीटा बराबर a बाई जी, थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई जी। आ रही है बस समझ में? इज दिस क्लियर? बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 की मेथड नंबर 2 is the car frame. Now we are changing the frame, and in car frame we are using this concept of pseudo force. कार फ्रेम में हम दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स। ठीक, सो व्हेन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स एंड वी आर इनसाइड द कार, so in the car frame the car is at rest and so does the pendulum. पेंडुलम भी हमें क्या दिखेगा बेटा, रेस्ट पर दिखेगा, रेस्ट पर दिखेगा पेंडुलम हमें। ठीक, ओके भाई, पेंडुलम तो रेस्ट पे दिख रहा। अब टेंशन के जो दो टुकड़े थे वो कर लेते हैं फटाफट। यहां पर टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, नीचे है mg। अब लगाना है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि कार जा रही थी आगे, ऑब्जर्वर जा रहा था आगे। कार का फ्रेम मतलब कार देख रही है, कार आगे जा रही थी तो उससे उल्टा, तो मतलब लेफ्ट में लगाना पड़ेगा कितना, m इंटू ए। ठीक, और सूडो फोर्स लगा दिया और अब हमें पेंडुलम क्या दिख रहा है, रेस्ट पर दिख रहा है, पूरी कार रेस्ट पर दिख रही है, टेढ़ा होकर ऐसे दिख रहा है, टेढ़ा हो रखा है वो। ठीक है, अच्छा जी,
तो अब क्या कहेंगे हम कहेंगे टी कॉस थीटा बराबर mg, क्योंकि रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम है, राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट वाला फोर्स, दोनों को डिवाइड करेंगे आएगा वही। तो आंसर वही आना है, क्योंकि थीटा भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करने वाला है, एंगल भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करने वाला है, जो ये एंगल है जो है वही होगा, देखेगा जो मर्जी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, फोर्स और थीटा एक फिक्स क्वांटिटीज हैं, एब्सोल्यूट क्वांटिटी से बदलते नहीं है। ओके, मेथड नंबर 3, इसमें हम इफेक्टिव ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहे, फ्रेम अगेन कार फ्रेम ही है, कार के फ्रेम में ग्रेविटी चेंज होगी, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, हमें ए को उल्टा करके जी में ऐड करना होगा। तो हम कहेंगे कार के अंदर ग्रेविटी चेंज हो चुकी है, जी नीचे था और ए को उल्टा कर हमने जोड़ दिया, ए को उल्टा करके हमने जोड़ दिया। तो हम कह रहे हैं कि जो ग्रेविटी है वो टेढ़ी हो चुकी है, ग्रेविटी ऐसे हो गई होगी। अगर ग्रेविटी ऐसे हो गई है तो पेंडुलम कैसा हो गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पेंडुलम ऐसा हो गया होगा। जब ग्रेविटी नीचे होती है तो पेंडुलम सीधा नीचे होता है, जब ग्रेविटी ऐसे होगी तो पेंडुलम भी तो ऐसे ही होगा ना, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, इफेक्टिव ग्रेविटी की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। तो पेंडुलम टेढ़ा ऐसे हो गया होगा, तो मतलब पेंडुलम कितना एंगल टेढ़ा होगा जितने एंगल ग्रेविटी भी होगी, ये थीटा तो ये भी थीटा। सो व्हाट इज दिस एंगल थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है a है, बेस कितना है g है, थीटा कितना है, मजा आया तो ठोको ताली। तीन तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे चलकर एक ही मेथड को अपनाएं, और फ्रेम अगर हम चेंज कर रहे हैं तो विल ट्राई टू यूज द सूडो फोर्स मेथड बिकॉज दैट्स अ टॉपिक, ठीक है। हाँ, ग्रेविटी भी चेंज हो सकती है, ये चीज आपको एक और एडिशनल मैंने समझाई है, और ग्राउंड के फ्रेम में भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। देखो 95% जगह पर आपको सूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ग्राउंड फ्रेम में बैठकर ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। लेकिन 5% जगह ऐसी होती हैं जहां पर फ्रेम चेंज करना ज्यादा लाभदायक होता है, और वो फ्रेम चेंज करके आप अपना आंसर और आसानी से निकाल पाते हो, ठीक। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन हम और लगाने की करते हैं कोशिश। आइए, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग डाउन। म्यू आपको दे रखा है यहां पर, म्यू जमीन आपके पास है स्मूथ। अभी मान लिया हमने बाहर वहां पे कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने एक ब्लॉक यहां पे लगा रखा, भले ये रफ दीवार थी, मैंने ब्लॉक यहां रखा, टिकेगा क्या वो ब्लॉक, क्या ब्लॉक टिकेगा यहां पर रखने पर, नहीं, खटक करके नीचे गिर जाएगा। आप रखो यहां पर, खटक करके नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, टिकेगा ही नहीं, भले ये रफ क्यों ना हो, टिकेगा नहीं लेकिन यहां पे, ठीक है ना। हाँ, आपको फेविक्विक लगानी पड़ेगी, चुटकी में चिपकाए, वो एक अलग चीज है, ठीक है। हमने कोई गम नहीं लगाया यहाँ पे, कोई क्विक फेविक्विक नहीं लगाई है यहाँ पर, हमने रख दिया है इसको, तो गिर जाएगा नीचे बराबर, ठीक है। क्या, लेकिन अगर हमने इसको पीछे से धक्का मारना शुरू किया और ये एक एक्सेलरेशन से भागा, तो एक ऐसा फोर्स, एक एक्सेलरेशन आएगी जिस पर ये यहां पर टिका रहेगा, गिरेगा नहीं। ऐसे हम लेके चलेंगे तो ये गिरेगा नहीं, टिका रहेगा। बहुत तेज जाना पड़ेगा, लेकिन देखो मारकर गिरेगा नहीं, नहीं गिर रहा, ठीक है। ट्राई कुछ ऐसी चीज से ट्राई करो टूटे नहीं, ठीक है। खैर, हमने यहां पे रख दिया इसको आगे लेके जाने वाले हैं हम लोग, और ये यहां से गिरे नहीं, उसके लिए कितना कम से कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप नाम लेते हैं मिनिमम, तो दिमाग में घंटी बजती है, क्या, कौन सा फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आपको यहां पर लगाना होगा, क्योंकि मिनिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यहां पर लगने वाला है, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, तो वो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, देखो मैंने आपको कई बार बताया है, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, ठीक है ना। आपको यहां पर बनाना है एक FBD,
ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकते हो और फ्रेम चेंज भी कर सकते हो। लेट अस डू इट बाय चेंजिंग द फ्रेम। लेट अस डू इट बाय चेंजिंग द फ्रेम। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से आप खुद से ट्राई करके देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लेट अस डू इट बाय चेंजिंग द फ्रेम। तो अब मैं इस कार के फ्रेम में जाकर लिखने वाला हूं। ठीक है, इस बॉक्स के, कार के, जो भी आप कर सकते हो, उसके फ्रेम में जाकर लिखने वाला हूं कि कितना कैसा इसका एफईडी बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगी। अब क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, तो इसको मुझे रेस्ट पे लेना है। सब कुछ पूरा सिस्टम मुझे रेस्ट पे लेना है। ठीक है, द होल सिस्टम इज एट रेस्ट। ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, मुझे रेस्ट पर, इसके फ्रेम। बट उससे पहले मैं ये निकाल लूं कि इसकी एक्सप्रेशन आखिरकार है कितनी, इसकी एक्सप्रेशन आखिरकार है कितनी, तभी तो मैं सूडो फोर्स लगा पाऊंगा। अब देखो, अगर ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं आगे की तरफ, दोनों की एक्सप्रेशन इस डायरेक्शन में बराबर है ए, तो ए को लिखा जा सकता है नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स कितना है इसके ऊपर, एफ है, एंड टोटल मास कितना है इसका, m प्लस कैपिटल M है। कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा है इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जमीन तो स्मूथ है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, F, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स। तो F नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स टुवर्ड्स राइट। नाउ व्हेन आई गो इन द फ्रेम ऑफ द कार एंड ड्रॉ द FBD ऑफ द स्मॉल m। ठीक है, सो इन फ्रेम, इन कार फ्रेम small m is at rest। small m is at rest। ठीक है, कार फ्रेम में स्मॉल m क्या है, रेस्ट पर है। अच्छा, एफबीडी बनाते हैं इसका फटाफट। देखो, तो हमने कहा जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे, नीचे लगेगा कितना, mg। ठीक, ये इसके ऊपर यहां पे लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे ये लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा जी, इसके ऊपर लगेगा ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जिसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। ठीक है भाई, और इसके ऊपर लगेगा एक सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि इधर जाएगा ना ए से, तो इसके फ्रेम में उल्टा, मतलब m इंटू ए इस डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, mg लग रहा है, और ये है रेस्ट पे। मैं दोबारा से साइड में आपका एक और सुंदर डायग्राम बना देता हूं, आप आराम से देखिएगा इसको बढ़िया से। नीचे लग रहा है mg, यहां लग रहा है फ्रिक्शन, ये लग रहा है नॉर्मल, और ये लग रहा है सूडो फोर्स, एंड दिस इज एट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। तो मैं कह सकता हूं राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। सो n किसके बराबर है, m इंटू ए के बराबर है। म्यू इंटू एन किसके बराबर है, m इंटू जी के बराबर है। ठीक है, सो म्यू इंटू एम ए बराबर एम जी, एंड ए की वैल्यू हमारे पास यहां पर है f डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M बराबर जी। So m plus capital Mg divided by mu, that's the value of f। हाँ भाई, समझे? बोलो बच्चा, समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, मजेदार। चलो बेटा, समझ गए हो तो खुद को एक शाबाशी दे डालो। ठीक है, आते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हमने कर दिया है और डिफिकल्ट। इंक्लाइंड प्लेन को ले आए हैं हम लोग। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग डाउन। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ मतलब अगर हम ये एफ फोर्स नहीं लगाते तो ये नीचे जाता, ये पीछे भागता, ये रुकता नहीं, यहां पर ये रुकता नहीं। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया तो ये रुक रहा है, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। अगर उस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर भी भाग सकता है ब्लॉक। अगर बहुत तेज धक्का मारेंगे तो ये ब्लॉक ऊपर भी भाग सकता है। ठीक है, लेकिन हमने इस पर धक्का मारा कि ना ये आगे जाए ना ये पीछे जाए, अपने जगह पर बना रहे। कौन? ये तो आगे पीछे जाएगा, तो डेफिनेटली आगे जाएगा। ये आगे जा रहा है लेकिन ये इसके रिस्पेक्ट में ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसके साथ साथ आगे जा रहा है, इसके साथ साथ आगे जा रहा है। ठीक है, तो पॉज करके फटाफट बेटा इसका आंसर निकालो, कमेंट में लिखो सर मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, यहां पर ये एंगल थीटा है, ये एम है, ये स्मॉल एम है, ये एफ है।
ठीक है, और कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब आपको बताना है, फटाफट बताइए एफ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एफ की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। ठीक, देखते बच्चों, आओ। सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम, ठीक है ना। तो डायग्राम तो आपके सामने है। अगर दोनों साथ साथ चल रहे, अगर दोनों साथ साथ चल रहे तो दोनों की एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ होगी। कितनी होगी? नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास होगी। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं वेज के फ्रेम में जाकर इसका एफबीडी बनाने वाला हूं और एक सूडो फोर्स का भी इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, इन वेज फ्रेम, इन वेज फ्रेम, इन वेज फ्रेम, स्मॉल एम इज एट रेस्ट, क्योंकि इसके साथ साथ चल रहा है। जब बस में आप जाते हो तो आपको आपके बाजू वाला रेस्ट पे नजर आता है। जब बस में आप जाते हो तो आपको आपके बाजू वाला रेस्ट पर नजर आता है, क्योंकि वो आपके साथ साथ चल रहा होता है। तो अगर ये स्मॉल एम कैपिटल एम के साथ साथ चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेज को स्मॉल एम रेस्ट पर नजर आने वाला है। ठीक है, तो स्मॉल एम कैपिटल एम को रेस्ट पर नजर आ रहा है। इन वेज फ्रेम एम इज एट रेस्ट। ओके, अब स्मॉल एम रेस्ट पर है, बनाते हैं एफबीडी। तो कैसे बनेगा आइए देखते हैं। तो एक तो फोर्स बनेगा इस पर mg नीचे की तरफ, या दूसरा लेते हैं यहां पर। एक तो फोर्स बनेगा mg नीचे की तरफ, ठीक है। एक लगेगा इस पर नॉर्मल रिएक्शन और एक लगेगा इसके ऊपर सूडो फोर्स। ठीक है, एक लगेगा इसके ऊपर सूडो फोर्स। ठीक है, कितना लगेगा सूडो फोर्स? तो सूडो फोर्स की जो वैल्यू होगी यहां पर वो कितनी होगी? देखो वो होगी m इंटू ए। सूडो फोर्स की वैल्यू होगी बेटा m इंटू ए। आएगा समझ में? एम ए इज अ वैल्यू ऑफ द सूडो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स। तो मैं इसको एक बार साइड में एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं आपके लिए। आइए देखते हैं। यहां पर ये ब्लॉक हमारे पास है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है और इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स एम ए लग रहा है और नीचे की तरफ mg लग रहा है और हमें ये रेस्ट पर नजर आ रहा है। रेस्ट पर है तो मैं कह सकता हूं ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, राइट वाला फोर्स बराबर लेफ्ट वाला फोर्स, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स। आइए, तो यहां पर n तो टेढ़ा है, ना ऊपर ना नीचे, टेढ़ा है। तो अब इसको करना है ब्रेक। कैसे ब्रेक करेंगे देखो। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है वही एंगल नॉर्मल वर्टिकल के साथ बनाती है, वही एंगल नॉर्मल वर्टिकल के साथ बनाती है। मतलब इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से अगर एंगल थीटा बना रहा तो नॉर्मल वर्टिकल से एंगल थीटा बनाएगी। बुझाया? समझ में आया आपको? ठीक है, हमने कहा कि जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाएगा वही एंगल नॉर्मल वर्टिकल के साथ बनाएगी। ठीक, तो हम कहेंगे n cos थीटा बराबर mg एंड n sin थीटा बराबर ma। तो यहां पर n की वैल्यू mg बाय cos थीटा है, n की वैल्यू mg बाय cos थीटा है, n की वैल्यू mg cos थीटा नहीं है, n की वैल्यू mg cos थीटा नहीं है, n की वैल्यू mg बाय cos थीटा है। ठीक है, तो रटना नहीं होता, n इक्वल्स टू mg cos थीटा रट के बैठ गए। ठीक है, बनाकर देखते हैं, जो आता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? a बाय g आ गई। ठीक है, और a कितना है? f अपॉन m प्लस m है। ठीक है, ओके। तो यहां से हमें दो बातें मालूम पड़ गई। पहली बात तो ये मालूम पड़े कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? g tan थीटा होनी चाहिए। और दूसरी बात f की वैल्यू क्या होनी चाहिए? m प्लस m g tan। तो एक्सेलरेशन भी कह सकते हो g tan थीटा
और फोर्स भी कह सकते हो m+m g tan थीटा। ये दोनों वैल्यूज आप देख सकते हो, समझ सकते हो, याद भी कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी बार आया है, अलग अलग एग्जाम में देखा गया है, तो याद कर लें इसको बेटा, बढ़िया से इसको याद कर लें, ठीक है। तो समझ आया तो बेटा आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इस क्वेश्चन की। वैसे आप चाहो तो इसके ऊपर बेस एक और क्वेश्चन है जो एच.सी. वर्मा में दिया गया है, मैं वो भी आपको करा देता हूं, एच.सी. वर्मा का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर दिया गया है, जब हमने ये क्वेश्चन किया है तो उसको भी कर लेते हैं कि ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, यहां उसने एक पुली लगा दी और उसने यहां पर कहा कि बताओ इसका मास कितना हो, एम डैश, इसका मास कितना हो ताकि स्मॉल एम कैपिटल एम पे स्लिप ना करे। क्वेश्चन क्या दिया उसने बोला कि भैया फाइंड एम डैश सो दैट स्मॉल एम डज नॉट स्लिप ऑन कैपिटल एम। ठीक है ना, आपको बताना है कि एम डैश कितना होगा ताकि स्मॉल एम कैपिटल एम पे स्लिप ना करे। कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट एवरीवेयर, फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। ठीक है, तो फटाफट आप पॉज करें इसको और अपने आंसर को लिख दें फटाफट कमेंट बॉक्स में कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, फिर देखते हैं कौन सही कौन गलत। अगर मेरे सॉल्यूशन देने से पहले आपका आया सही आंसर तो खुद को देना शाबाशी, और अगर नहीं आया आपका आंसर सही और मेरा देखकर समझ में आ गया तो मुझको देना शाबाशी। ठीक है, ओके, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा, हमने कहा इन दोनों को साथ में चलने के लिए, ठीक है, इन दोनों को साथ में चलने के लिए इसकी जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितनी, a बराबर g साइन थीटा। तो अगर ये g साइन थीटा से आगे जाएगा, g tan थीटा, सॉरी g tan थीटा, अगर ये g tan थीटा से आगे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी g tan थीटा से नीचे जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पे कितना फोर्स लगेगा, मतलब एम डैश जी लगेगा। ओके, अब मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, ट्रिक कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, कि हम इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन होता है ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब उसने पुली कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन नहीं, पुली कंस्ट्रेंट वाला लेक्चर नहीं देखा है। तो एक बार जाके देख लो, वहां पे समझा रखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। एटवुड मशीन में काफी सारे हमने अलग अलग टाइप के केसेस देखे थे, एक लाइन में अपना आंसर लिखा था। हमने कहा ए ड्राइविंग फोर्स कितना खींच रहा है, कौन सा फोर्स खींच रहा है इसको, तो इसको खींच रहा है एम डैश जी, यही तो ड्राइविंग फोर्स है। डिवाइड बाय टोटल मास, कितना हो टोटल मास, एम डैश प्लस एम प्लस स्मॉल एम, टोटल मास हो गया। और ए की वैल्यू कितनी है, ये है जी टैन थीटा। हमें एम डैश निकालना है तो जी और जी तो कट गया, तो एम डैश बराबर एम डैश टैन थीटा, एम प्लस एम टैन थीटा, इसको यहां लेकर आएंगे तो एम डैश की वैल्यू आएगी एम प्लस स्मॉल एम टैन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टैन थीटा। बहुत खूबसूरत, शानदार, जानदार, मजेदार, जोरदार, इज्जतदार। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा एससीबी का ये, और इस तरीके से आप ये बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक लिफ्ट ले रखी है, लिफ्ट में एक पुली लगी है और पुली में दो मास टंगे हुए हैं, एक का मास m, एक का मास 2m, इसका मास m, इसका मास 2m। लिफ्ट ऊपर जा रही है कुछ a एक्सेलेरेशन के साथ, लिफ्ट ऊपर जा रही है कुछ a एक्सेलेरेशन के साथ। ठीक है, और कहा जा रहा है फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन बता दो। तो अब एक तरीका तो ये है भैया कि हम पूरा ही ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व कर लें, लेकिन वो है बहुत ही लेंथी तरीका। सिंपल तरीका इसका क्या है, सिंपल तरीका क्या है इसका, सिंपल तरीका है फ्रेम चेंज करो और लिफ्ट के फ्रेम में जाकर आप अपनी बात करो।
तो लिफ्ट के फ्रेम में जाएंगे तो क्या होगा, लिफ्ट के फ्रेम में जाएंगे तो क्या होगा। तो लिफ्ट के फ्रेम में जाने पर जितनी एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा उतनी ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं इनकी एक्सेलरेशन है AR मतलब AR मतलब रिलेटिव टू द लिफ्ट। रिलेटिव एक्सेलरेशन मैंने AR ले ली, रिलेटिव एक्सेलरेशन मैंने AR ले ली, ठीक है ना। अब देखो इस पर फोर्स कौन सा लग रहा है, इस पर लग रहा है mg, टड़ा। इस पर कौन सा लग रहा है, इस पर 2mg, टड़ा। और कौन सा फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स। लिफ्ट के फ्रेम में हो सूडो फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ लगेगा ma, इस पर नीचे की तरफ लगेगा 2ma। आ रही बस। व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स, तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है, देखो एक्सप्रेशन क्या होगा, AR क्या होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। एक लाइन में देखो कैसे निकालेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है ये 2mg प्लस 2ma माइनस mg प्लस ma, टोटल मास 3m। No need of equations, we can do it without the equations. No need of equations, right? Direct. 2mg minus mg is mg, 2ma minus ma is ma. G plus a by 3. G plus a by 3 is the answer. AR is G plus a by 3. तो और भी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इफेक्टिव ग्रेविटी की बात करें तो हम कह सकते हैं ग्रेविटी हैज बीन चेंज फ्रॉम G टू G प्लस A। ऊपर जाने पर ग्रेविटी बढ़ जाती है, नीचे जाने पर ग्रेविटी घट जाती है। अभी हमने देखा था ऊपर जा रहा लिफ्ट तो ग्रेविटी G प्लस A हो गई, तो जहां पर G आया था वहां पे G प्लस A कर देना है। फॉर्मूला आपको पता था m2 माइनस m1G डिवाइड बाय m2 प्लस m1, G की जगह पे G प्लस A करोगे आंसर निकलेगा। कौन सा फॉर्मूला बोल गया मैं, बेटा ये फॉर्मूला था एटवुड मशीन का। पुली वाला लेक्चर जाकर देखो, पुली वाला लेक्चर जाकर देखो। और नहीं भी समझ में आ रहा तो ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास, और वो भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो भैया बिल्कुल बेसिक जाना पड़ेगा आपको। पूरी क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है। टेंशन लगाओ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, यहाँ क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करो। लिख देता चलो आप लोग, अब शक्ल बना रहे हो ऐसी तो लो, तो इतना मतलब शक्ल ऐसी बना लेते हो कि सर कर दो ना। लो भाई कर देते हैं। ग्राउंड फ्रेम में लिखना तो कैसे लिखोगे, ग्राउंड फ्रेम में लिख के दिखा रहा हूं आपको, देखो। तो ग्राउंड फ्रेम में दोनों की एक्सप्रेशन बराबर नहीं होगी, अलग अलग होगी। पहले निकाल लेते हैं, काम करते हैं ना। अभी और करूंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे, और करूंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे, फायदा नहीं है उसका, ठीक है। पहले निकाल लेते पूरा आंसर, ठीक है। आपकी शक्ल पे देख के भी मैं बह जाऊंगा भावनाओं में, तो फिर आप ही बच्चे बोलोगे सर समझ नहीं आया क्या कर दिया है, ठीक है। क्या ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स क्या हमारा 2mg प्लस 2ma, सूडो फोर्स हमने यहां पे जोड़ा 2ma कर दिया, और यहां पर हमने mg प्लस ma कर दिया। दोनों पे सूडो फोर्स लगा, दोनों पे नीचे लगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर के उल्टा लगता है। ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा था तो दोनों पे सूडो फोर्स नीचे नीचे लगा, ठीक। ऑलराइट, एक्सेलरेशन हमारी आ चुकी है, लेकिन ये एक्सेलरेशन किसके फ्रेम में है, ये एक्सेलरेशन किसके फ्रेम में है, लिफ्ट के फ्रेम में। अगर आप m की बात करो, अगर आप m की बात करो, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ AR है, और ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ A है। ये किसके फ्रेम में है, ये इसके फ्रेम में है। ग्राउंड फ्रेम में जाना है, धरती मां के पास जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा जोड़ना पड़ेगा। इस एरो को उठाकर इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसको उठाकर इसमें जोड़ दो और आपको क्या मिलेगा, ग्राउंड फ्रेम का रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। यू विल गेट इट ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम में क्या आएगा बेटा, ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन हो जाएगी AR प्लस A, ये होगी बेटा m की टोटल एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में। कैसे किया हमने कहा कि जो मैन के फ्रेम में था उससे ग्राउंड के फ्रेम में जंप करना है, धरती मां के पास आना है, सीधा सीधा जोड़ दो, इसको उठाओ इसमें जोड़ दो, इसको उठाओ इसमें जोड़ दो। उठा के जोड़ा है हमने, कितना AR प्लस A आ गया, ठीक है। याद रखिए
रिलेटिव मोशन के अंदर हमने इस चीज को डिस्कस किया था। हमें फ्रेम को चेंज करना पड़ता है, और जब भी हम किसी मूविंग फ्रेम से धरती मां के पास जाते हैं, मूविंग फ्रेम से धरती मां के पास जाते हैं, सीधा सीधा जोड़ते हैं, और जब भी धरती मां को छोड़ के मूविंग फ्रेम में जाते हैं, उल्टा कर कर जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसको? वेलोसिटी या एक्सेलरेशन को। किसकी? ऑब्जर्वर की। ठीक है, अभी ऑब्जर्वर ये था, इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए थी, इसके फ्रेम में हमने ये लिखा था। धरती मां के फ्रेम में क्या होगा, ग्राउंड के फ्रेम में क्या होगा? धरती मां के पास जा रहे हो, अब आप मूविंग फ्रेम से धरती मां के पास जा रहे हो, तो क्या करोगे? सीधा सीधा जोड़ दोगे, उठा के जोड़ दोगे, उठा के जोड़ दोगे। इससे सिंपल तरीका नहीं मिलेगा। नहीं आता है, अच्छा लग रहा है, जाकर लेक्चर देखो कौन सा रिलेटिव मोशन का, रिलेटिव मोशन का लेक्चर देखो, पहला लेक्चर जो रिलेटिव मोशन का था हमारा, ठीक है ना, उसको देखो, बढ़िया से सारी बातें समझ में आ जाएंगी A to Z। ठीक है ना, इसको उठाकर इसमें जोड़ देंगे, हमारा ऐड हो जाएगा, AR प्लस A आ जाएगा, AR प्लस A आ जाएगा। ठीक है बच्चा, 2m को देख लो, 2m के साथ क्या हो रहा है? 2m नीचे जा रहा है AR से, किसके रिस्पेक्ट में? एक ऑब्जर्वर के लेफ्ट रिस्पेक्ट में, जो ऊपर जा रहा है A से। जब इसको जोड़ोगे, इसमें ग्राउंड पर आने के लिए, धरती मां के पास आने के लिए जोड़ोगे जब इसको ऊपर की तरफ, तो ये बेटा माइनस हो जाएगा। तो 2m की एक्सेलरेशन कितनी होगी? 2m की एक्सेलरेशन होगी बेटा AR माइनस A नीचे की तरफ, AR माइनस A नीचे की तरफ। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 2m, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ m। ठीक है, जोड़ोगे यू विल गेट योर आंसर, जोड़ोगे तो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत मजेदार क्वेश्चन था ये, अच्छे से बढ़िया करके देखना। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है और रिलेटिव मोशन को ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से एडवांस्ड वाले टाइप में आते हैं, ठीक है, जहां पर मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना केवल आपको सूडो फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है, बल्कि आपको पुली को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी आवश्यकता भी पड़ रही है। फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिलेटिव मोशन की आवश्यकता भी पड़ रही है, बिकॉज यहां पर एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कौन पूछता है? एडवांस्ड पूछता है, एडवांस्ड पूछता है। ठीक है ना, मेडिकल में कैसे आते हैं, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे वो मेडिकल के फेवरेट है, मेंस में भी आते हैं वैसे क्वेश्चन। एडवांस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग में बिलीव करता है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस देता है। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आपको? तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट पीपल रेयरली सक्सीड अनलेस दे हैव फन इन व्हाट दे आर डूइंग। So you have to enjoy the studies. You have to enjoy the studies. How to enjoy the studies, sir? सर बड़ी बोरिंग हो जाती है। How to enjoy the studies? एक कोशिश तो हम कर रहे हैं, पहली बात थोड़ा सा आपके लिए enjoyment आए, पढ़ाई के वक्त मन लगे, लेकिन एक कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कब आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी? तो बेटा ध्यान रखो इस बात को। आप लोग अगर क्रिकेट मैच देखते हैं, आपको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, ठीक है ना, तो क्रिकेट का मैच चल रहा हो, किसी भी वक्त आपसे पूछ लें हम, किसी भी वक्त आपसे पूछ लें हम, बेटा स्कोर क्या हुआ है, आपको पता होगा। कितनी विकेटें जा चुकी हैं, आपको पता होगा। कितने ओवर बचे हैं, आपको पता होगा। कितने रन बनाने बाकी हैं, आपको पता होगा। क्या एवरेज है, आपको पता होगा। हर एक बात आपको पता होगी। क्यों? बिकॉज यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द मैच। एक मिनट के लिए भी आपके सामने अगर आपके पेरेंट आ जाते हैं टीवी और आपके सामने, आपके बीच में पेरेंट आ जाता है, आपके कहते हो अरे हटो हटो जल्दी हटो जल्दी हटो, हमें देखने दो अगली बॉल पे क्या हो रहा है, वो होता है इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट स्टडी में कब आएगा? व्हेन यू इन्वॉल्व विद इट। जब आप पढ़ाई में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे, तब आपको उतना मजा आना शुरू होगा। ठीक है ना, इट्स नॉट अबाउट वेदर physics is interesting or not, it is about whether you are interested in physics or not. If you are interested in physics or not, physics will become interesting for you. Physics will become interesting for you because आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फिजिक्स केवल कॉपी पेन लेकर पढ़ी नहीं जाती है, नहाते नहाते भी आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। दिमाग में आपके पुली बन रही होंगी, चल रही होंगी पुली, खाते खाते पढ़ सकते हो। याद है ना यूरेका? यूरेका कैसे हुआ था? यूरेका बताऊंगा उसकी कहानी भी फ्लूट्स में जाकर।
ठीक है। तो फिजिक्स इज बेसिकली अबाउट थिंकिंग, इमेजिनिंग, कैसे फोर्स लग रहे हैं, कौन सी इक्वेशन बन रही होगी, क्या हम कर रहे होंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सोते सोते इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं, मन में, दिमाग में, ड्रीम्स में सॉल्व हो जाती हैं बेटा। जब आपको सपने में फिजिक्स आने लग जाए तब कहना कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, इसके साथ पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।